अस्सलाम वालेकुम। हम लोग देख रहे थे पैथोफिजियोलॉजी डायबिटीज टाइप 1 की। तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने देख लिया था कि ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन है वो कम है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया, देन क्या होगा? यूरिनेशन इंक्रीज होगी, डिहाइड्रेशन होगी, फिर जो हमारे पास पेशेंट है उसको प्यास बहुत ज्यादा लगना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा जो है वो पेशेंट ब्लड वीएन की तरफ जाएगा। तो इसमें मैं ये बता रही थी कि ब्लड वीएन कैसी होगी कि या तो वहाँ पे अब नॉर्मल डेपोजिशन हो जाएगी प्रोटीन की, या इसके अलावा जो हमारे पास होता है ना, वो क्रोनिक स्टेजेस में जाके एक प्रोडक्ट सा बनता है जिसको एजीज कहते हैं, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। ये इंशाल्लाह आगे जाके मैं बताऊंगी कि क्या है एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। उसकी डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, देन वो ब्लड वीएन काज कर देता है। अब ये कि जब हमारे पास नॉर्मली हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो इंसुलिन होती है वो फैट की जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होने देती। और जब इंसुलिन ही कम होगी इट्स मीन के फैट की जो है वो ब्रेक डाउन ज्यादा हो जाएगी। अब जब फैट की ब्रेक डाउन ज्यादा हो जाएगी तो फैटी एसिड्स जो है वो ज्यादा बनेंगे। अब फैटी एसिड्स जितने ज्यादा होंगे उनसे कीटोन बॉडी बनेगी। बेसिकली हमारी बॉडी को जो है ना वो एनर्जी चाहिए। तो जो हमारे पास कीटोन होते हैं ना वो हमारी बॉडी को जो है एक दूसरा वे है एनर्जी प्रोवाइड करने का। तो कीटोन बॉडीज की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। कीटोन बॉडीज ये क्या है? बेसिकली एसिड्स है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। और ये जो है इसकी वजह से जो है नॉर्मल जो हमारे पास रेस्पिरेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इसको ये जो रेस्पिरेशन होती है इसको स्मॉल रेस्पिरेशन कहते हैं। अब इस कंडीशन में हमें पेशेंट के अंदर साइन सिम्टम्स क्या क्या नजर आएंगे? अगर उसके अंदर एसिडोसिस हो रही है तो उसमें हमारे पास एसीटोन ब्रीथ आएगी, यानी कि फ्रूटी स्मेल आएगी। अगर वो ब्रीथ कर रहा है ना तो उसकी स्मेल जो है वो फ्रूटी होगी। उसकी जो है एपिटाइट वो बहुत पुअर हो जाएगी, उसको भूख नहीं लगा करेगी। और इसके अलावा उसको अब्डोमिनल पेन होगी, जो खाएगा वो सारा कुछ बाहर निकाल देगा, वॉमिट हो जाएगी और नौजिया। ये सारी साइन सिम्टम्स जो हैं वो हमें डायबिटीज टाइप 1 में नजर आएगी। और ये इसकी सारी पैथोफिजियोलॉजी है कि ये सब कुछ कैसे होगा। ठीक है। और अब अगर हम लोग डायबिटीज टाइप 2 की देखें तो इसमें हमारे पास क्या है? हमारे पास इंसुलिन मौजूद है, कम या ज्यादा या नॉर्मल से भी कम। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि नॉर्मली तो पेशेंट के अंदर इसकी वजह से फैट की ब्रेकडाउन नहीं होती, लेकिन अगर हमारे पास ऐसे पेशेंट के अंदर इंसुलिन का लेवल अगर हमारे पास जो है वो कम होगा तो इस पेशेंट में भी फैट की ब्रेकडाउन होगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि जितनी हमारे पास डायबिटीज टाइप 1 के पेशेंट्स में हमें मिलती है। तो यहाँ का प्रोसेस तो वही होगा कि फैट की ब्रेकडाउन से हमारे पास कीटोन बॉडी बनेगी। अब हमारे पास अगर ग्लाइकोजिन की प्रोडक्शन जो है वो कम है, ग्लूकोज की अमाउंट कम है, तो उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ऑस्मोटिक डायलिसिस। ये भी तकरीबन वही है जो हम पीछे पढ़ के हैं। अब इसमें जो एक और चीज होती है वो ये होती है कि प्रोटीन की भी ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है। प्रोटीन की ब्रेकडाउन होगी, हमें अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। अमाइनो एसिड्स जो है अल्टीमेटली ग्लूकोज बनाएंगे। अब ये सारी चीजें ना हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को इंक्रीज कर रही है। ग्लूकोज तो पहले ही हमारी बॉडी में बहुत इंक्रीज है और ये ऊपर से और ज्यादा इंक्रीज कर रही है। असल में हमारी बॉडी क्या है, उसे तो ये क्या स्टिमुलस मिल रहा है कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम है, एनर्जी सोर्स के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए। ठीक है ना, बिकॉज के सेल के अंदर तो नहीं ना ग्लूकोज जा रही, तो वो हमारे ब्रेन को रिस्पॉन्स मिल रहा है और हमारा ब्रेन जो है वो फर्दर ग्लूकोज बनाने की तरफ है कि ग्लूकोज फर्दर बने ताकि उसको वो चीज कंपनसेट कर सके। लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन रही है वो भी नहीं सेल के अंदर जा रही, तो उसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल और ज्यादा इंक्रीज होगा। इसके अलावा जब प्रोटीन टूटेगी तो उसकी वजह से जो है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा फर्दर एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनेगी। अब ये सारी चीजें जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया करवाती हैं, और हाइपरग्लाइसीमिया यूरिनेशन इंक्रीज, पीछे डिहाइड्रेशन हो रही है, हाइपरोस्मोलैलिटी हीमो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। इसमें ये होता है कि जो हमारे पास सेल होते हैं उससे भी जो हमारे पास फ्लूइड होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और पीछे एसिडोसिस भी हो रही है। अब जो हमारे पास डायबिटीज टाइप 2 के पेशेंट है ना, इसमें फर्दर कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन इसमें फर्दर कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। वो माइक्रो के वेजल के लेवल पे भी हो सकती हैं और मैक्रो वेजल के लेवल पे भी हो जाती हैं। वो आगे हम लोग डायबिटीज टाइप 2 की जब हम कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसमें हमारे पास न्यूरोपैथी हमें मिलेगी, उसमें हमें नेफ्रोपैथी मिलेगी, उसमें हमें रेटिनोपैथी मिलेगी। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हमें डायबिटीज टाइप 2 के पेशेंट्स में मिलेगी। और इसके अलावा जो है वो पेरेस्थीजिया हो जाना, नमनेस हो जाना, डायबिटिक फुट की डिजीज हो जाना, ये सारी चीजें।
अब जो है हम डायबिटीज में डायबिटिक कीटो एसिड की एसिडोसिस की बात कर रहे थे, तो इसका भी मैं पीछे भी पैथोफिजियोलॉजी मैं बता के आई हूँ कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में कीटोन के लेवल इंक्रीज होंगे, देन वो क्या क्या करेंगे। तो इसमें भी तकरीबन वही चीजें हैं, लेकिन अगर आपको अलग से याद है कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की पैथोफिजियोलॉजी बताएं, तो आप ये ड्रा करके बता सकते हैं कि इसमें भी वही चीजें हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, फैट की ब्रेकडाउन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा। अब आ जाती है जो इसकी कॉम्प्लिकेशन में चीज बनती है नेफ्रोपैथी। अब हमारी बॉडी नॉर्मली जो किडनी है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को एक्सक्रीट तो कर रही है। अच्छा, अब जो हमारी किडनी है ना, इसको ये दो लेवल्स पे इफेक्ट करेगी, एक तो नेफ्रॉन के लेवल पे जाके इफेक्ट करेगी, और दूसरा जो आर्टीरियल सप्लाई है जो किडनी को जा रही है उसके स्ट्रक्चर को भी डिस्टर्ब करके उधर जो फिर ब्लड की सप्लाई जा रही है उसको भी इफेक्ट करेगी। तो ये दो लेवल्स पे जाके ना इसको इफेक्ट करेगी। अगर हम लोग नेफ्रोपैथी की बात करें नेफ्रॉन के लेवल पे, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास है ना इंफ्लामेटरी कंडीशंस वहाँ पे जो है ना डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, उसकी जो वाल है उसको रप्चर करना शुरू हो जाएंगी। अब इस ऐसे अगर वहाँ पे वाल रप्चर हो रही है तो वहां पर इंक्रीज्ड ग्रोथ फैक्टर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, साइटोकाइंस को इंक्रीज करेंगे और लिपिड की ऑक्सीडाइजेशन को इंक्रीज करेंगे। अल्टीमेटली ये क्या कर देंगे, वहां पर एजिस जो है एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट इसकी अमाउंट को इंक्रीज कर देंगे, और ये वहां पे इन्फ्लामेशन को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे। इन्फ्लामेशन होगी, अल्टीमेटली फाइब्रोसिस हो जाएगी, फाइब्रोसिस के बाद वो स्ट्रक्चर की जो है वो हाइपरट्रोफी हो जाएगी, हाइपरट्रोफी होगी वो वाल डैमेज होगी, अल्टीमेटली डायबिटिक नेफ्रोपैथी करवा देगा। और सेम ये चीज हमारे पास जो है अगर हम लोग रीनल जो आर्टरी है उसमें भी ये एथीरोमा काज करवा सकती है, उधर हाइपरट्रोफी काज करवा सकती है। तो रीनल जो ब्लड सप्लाई जा रही थी उसको भी जो है वो ये डिस्ट्रॉय करवा सकती है। ये थी इसकी नेफ्रोपैथी की पैथोफिजियोलॉजी। अब ये न्यूरोपैथीज कैसे करवाएंगी, हमने कहा कि ग्लूकोज मिल नहीं रही, ग्लूकोज से हमें अल्टीमेटली एनर्जी चाहिए, और एनर्जी सोर्स हम लोग एज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यूज करते हैं। अब न्यूरोपैथीज ये क्या करवाएंगी, नर्व्स का काम क्या है, उसमें इम्पल्स को ट्रांसफर करवाना होता है ना। तो अब जब हमारे पास इम्पल्स को ट्रांसफर करवाने के लिए वहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करवाना होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करवाने के लिए हमें एटीपी चाहिए। अब जब ग्लूकोज नहीं है उससे एटीपी नहीं बनेगी, और एटीपी नहीं है तो इम्पल्स ट्रांसफर वहां पे कैसी होगी। तो ये अल्टीमेटली जब एनर्जी सोर्स नहीं है ना वहां पे, तो वहां पे इम्पल्स की जो हमारे पास है कि उसने गुजरना है वो उतनी एफिशिएंटली वहां से गुजरेगी नहीं, ठीक है, इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन है ना वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो ये न्यूरोपैथीज की तरफ जो है वो लेके जा सकती हैं। और इसके अलावा ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देगी उसको रिलैक्सेशन के लिए। अब फर्दर एटीपी ही नहीं मिलेगी तो वहां पे ब्लड सप्लाई कम जाएगी, ब्लड सप्लाई कम जाएगी तो हाइपोक्सिया हो जाएगा। तो ये दो चीजें जो है ना वो साथ हो जाएंगी, यानी कि इम्पल्स की ट्रांसमिशन भी नहीं हो रही और दूसरा ब्लड सप्लाई भी वहां कम जा रही है, हाइपोक्सिया हो गया। तो ये दोनों चीजें अगर हम लोग डायबिटिक फूड की कंडीशन देखें ना, तो ये दोनों चीजें हमें वहां पे मिलती हैं कि वहां पर पेरेस्थीसिया हो जाएगा, इस तरीके से नमनेस हो जाएगी कि वहां पे जो है वो नर्व सप्लाई ही नहीं जा रही। तो अगर पेशेंट को कोई कट वगैरह भी लग गया तो पेशेंट को फील ही नहीं होगा कि मुझे कट वगैरह लगा। दूसरा ये कि वहां पे इस्कीमिक कंडीशन डेवलप हो जाएगी। अब इस्कीमिक कंडीशन कैसे डेवलप हो जाएगी, यही हम लोगों ने जो रीजन पढ़ी, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ब्लड सप्लाई कम जाएगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा। और इसके अलावा एक और कंडीशन होती है कि जो अभी हम पीछे पढ़ के आए कि ये इन्फ्लामेशन इंक्रीज करवा देगी, वहां पे एथीरोमास काज करवा देगी, थ्रोम्बोसिस काज करवाएगी। और अगर उस वो थ्रोम्बोसिस डिटैच हो गया, कोई एम्बोलाई बन गया और वो जाके स्ट्रक हो गया, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम गई, तो वहां पे हाइपोक्सिया फिर भी डेवलप हो जाएगा, इस्कीमिया डेवलप हो जाएगा। और एटलीस्ट वो हमारे पास जो है वो डायबिटिक जो फूड है उसकी पैथोफिजियोलॉजी आ जाएगी, वो मैंने इधर ऐड नहीं की है। तो ये थी हमारे पास न्यूरोपैथीज, नेफ्रोपैथीज। अब हमारे पास ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अभी जो पैथोफिजियोलॉजी आप लोगों ने अगर अच्छे तरीके से समझ ली हो और आपको कोई कहे कि साइन सिम्टम्स इसके लिखने हैं, तो आप वहां से खुद ही उठा के लिख सकते हैं। अगर पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का, तो उसको क्या क्या साइन सिम्टम नजर आएंगे, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि उसकी रेस्पिरेशन बहुत इंक्रीज हो जाएगी, उसको वॉमिट आएगी, नोजिया होगा, उसकी जो है उसका एपेटाइट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब जब हम लोगों ने हाइपरग्लाइसीमिया पढ़ा उसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था कि यूरिनेशन इंक्रीज हो जाएगी, उसको थर्स्ट बहुत ज्यादा जो है ना वो फील होगी, पीछे हाइपरोस्मोलर कंडीशन हो जाएगी, पेशेंट को कोमा में जाने के चांसेस ज्यादा है।
इसी तरह फिर अभी हम लोगों ने जैसा कि अभी इसमें पढ़ा कि इस्कीमिया डेवलप हो गया, नमनेस होगी, डायबिटिक फुट की कंडीशन हो सकती है। सो ये सारी चीजें अगर आपको पैथोफिजियोलॉजी अच्छे से समझ आ गई और साइन सिम्टम आपको लिखने के लिए कहा जाए तो वो आप बहुत इजीली खुद ही लिख सकते हैं। जैसा कि अभी ये पहला है पोलीयूरिया। पोलीयूरिया यानी ये कि इंक्रीज यूरिन आउटपुट। ये मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया कि अगर ग्लूकोज ही बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो वो अपने साथ साथ पानी को भी बहुत ज्यादा लेकर आएगी, तो पेशेंट को पोलीयूरिया होगा। पोलीडिप्सिया, अब बहुत ज्यादा जब यूरिनेशन में ही पानी सारा बाहर निकल गया तो पीछे कम है तो पेशेंट को जो है उसकी थर्स्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। और इसी तरीके से पोलीफेगिया ये होता है डायबिटीज टाइप 2 के पेशेंट्स में, ठीक है ना, पोलीफेगिया उनमें होता है। अदरवाइज जो है डायबिटीज टाइप 1 में जो है वो डिक्रीज हो जाती है जो है ना एपिटाइट, बिकॉज कि उनमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन हो जाती है। अब इसके अलावा फटीग सी हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी। ये क्यों हो जाएगी? ये इसलिए कि पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन है। अब उसकी वीएन चेंज हो जाएगी, जैसा कि अभी हम लोग पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ के कि ब्लड वीएन हो जाएगी। अब टिंगलिंग और नमनेस की कंडीशन आएगी न्यूरोपैथीज की वजह से। ड्राई स्किन हो जाएगी बिकॉज के डिहाइड्रेशन है। और इसके अलावा सोर ऐसे डेवलप होंगे जो कि हील नहीं करेंगे स्लोली। रिकरेंट इन्फेक्शन होंगे, एब्डोमिनल पेन। अच्छा, अब इसमें ना रिकरेंट इन्फेक्शन की थ्योरी ये है कि इन्फेक्शन क्यों होंगे। अब हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स हैं, जो मैक्रोफेजेस हैं, अब जब ग्लूकोज का लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा ना, और ग्लूकोज के लेवल के इंक्रीज की वजह से उनका रिस्पॉन्स भी इंक्रीज हो जाएगा। वो उस एरिया की तरफ इतना मूव ही नहीं करेंगे जहां पर जो है हमारे पास कोई जख्म वगैरह लग गया और उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है। व्हाइट ब्लड सेल अगर जाएंगे भी तो इनका रिस्पॉन्स बहुत स्लो होगा, और इनके स्लो रिस्पॉन्स की वजह से जो है वहां पे इन्फेक्शन जो है वो बार बार रिकरेंट होंगे। अब आ जाती है इसकी कॉम्प्लिकेशंस। तो वो जो मैंने आपको बताई थी कि माइक्रोवेस्कुलर लेवल पे और मैक्रोवेस्कुलर लेवल पे। माइक्रोवेस्कुलर लेवल पे हमें न्यूरोपैथी मिलेगी, नेफ्रोपैथी मिलेगी, रेटिनोपैथी मिलेगी। अब इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो मैं पहले बता चुकी हूँ, न्यूरोपैथी कैसी होगी, नेफ्रोपैथी कैसी होगी और रेटिनोपैथी कैसे होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर ना जो हमारे होते हैं ब्रेन के सेल्स, ठीक है, जो हमारा ब्रेन होता है, इसके अलावा जो हमारा रेटिना होता है, और इसके अलावा जो हमारे जो है ना जर्मिनल एपिथेलियम होती है, इसको कंटिन्यूसली वर्क करने के लिए ना ग्लूकोज की सप्लाई कंटिन्यूस पहुंचना जरूरी है, बिकॉज कि ग्लूकोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, ठीक है। तो अब जो है रेटिनोपैथी, ये ठीक है, ये एक पॉइंट था मैंने बताना था कि कंटिन्यूस सप्लाई किस किस को जाती है, हमारे ब्रेन को, रेटिना को और जर्मिनल एपिथेलियम को। अच्छा, अब मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में जो हमारे पास मेजरली जो हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट है, अब जैसे कि मैंने कहा एथिरोमा डेवलप हो गया, थ्रोम्बोसिस हो गई या एम्बोलाई बन गया, इसकी वजह से अगर हमारे हार्ट को सप्लाई नहीं जा रही, क्रोनरी आर्टरी डिजीज हो गई है, तो इसकी वजह से फर्दर क्या क्या हो सकता है। क्रोनरी आर्टरी डिजीज नहीं है, ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, मसल वर्क नहीं कर रहे, तो पेशेंट को एमआई होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है ना, पेशेंट को अरिथमियाज होने के चांसेस हो सकते हैं, अल्टीमेटली उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हार्ट में जाने की बजाय अगर वो एम्बोलाई जो है वो चला जाए हमारे ब्रेन की वेजल्स की तरफ, सेरिब्रोवेस्कुलर जो वेजल्स हैं उसमें चला जाए, तो सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीजेस करवा देगा, ठीक है। यानी ये कि वहां पे स्ट्रोक करवा सकता है पेशेंट को, पेशेंट की अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हमारी पेरिफेरल आर्टरीज हैं वहां पे चला जाए, तो पेरिफेरल आर्टरीज में जाने के बाद क्या डिजीज का करवा सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ी कि डायबिटिक फुट की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा रीनोवेस्कुलर डिजीज, जो किडनी है, जिसमें मैंने बताया था एक नेफ्रॉन के लेवल पे होता है और एक रीनल आर्टरी के लेवल पे होता है। तो जो रीनल आर्टरी के लेवल पे है ना वो मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है। ये मोस्टली क्वेश्चन आता होता है कि जो हमारे पास माइक्रो और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन जो है वो डायबिटीज की क्या है, तो वो ये है माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे। सो यहाँ पर हमारे साइन सिम्टम्स, इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो खत्म हो गई। अब ये वाला पॉइंट मैंने ऐड किया है बीच में नर्सिंग डायग्नोसिस का, बिकॉज के जो बीएसएन के स्टूडेंट्स हैं ना उनको मोस्टली कोई ना कोई किसी डिजीज में से टॉपिक उठ के आ जाता है कि इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस लिखें, तो ये भी लिखना बहुत आसान है। इसका अगर आप कंपोनेंट समझ लेंगे हम लोग कैसे नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम होगी हमने तीन चीजों को देखना है, प्रॉब्लम को देखना है, उसकी इटियोलॉजी को देखना है और उसके कैरेक्टर्स को देखना है। अब तक ये तीनों चीजें तो हम लोग देख चुके हैं ना, पेशेंट को प्रॉब्लम कौन सी है, इटियोलॉजी भी हम शुरू में देख कर आए, साइन सिम्टम्स भी देखे हैं। सो अब हम ये इसकी डायग्नोसिस बनाएंगे कि कैसे बनाना है। प्रॉब्लम को रिलेट करेंगे इटियोलॉजी से और उसको एविडेंस करवाएंगे उसके कैरेक्टर से। फॉर एग्जांपल अगर हम ये सेकंड नंबर पे देखें कि पेशेंट जो है अगर हमें देखने से नजर आ रहा है कि उसकी एक्टिविटी बहुत लिमिटेड है, इट्स मीन कि उसको प्रॉब्लम कौन सी है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस।
एक्टिविटी इंटॉलरेंस ये उसकी प्रॉब्लम है, रिलेट करिए एटियोलॉजी क्या है, क्योंकि उसको वीकनेस है, और वीकनेस किस वजह से है, डिहाइड्रेशन की वजह से। और उसके करेक्टर हमें पेशेंट को देख के कौन सी नजर आ रहे हैं, लिमिटेड एक्टिविटी। सो ये इसकी अगर डायग्नोसिस बनाए तो बनेगी एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू वीकनेस एज एविडेंस बाय लिमिटेड एक्टिविटी। सो ऐसे ही पेशेंट का जो है अगर हम देखें कि फ्लूइड बैलेंस अब नॉर्मल है तो इम्बैलेंस फ्लूइड वॉल्यूम ये उसकी प्रॉब्लम है। रिलेट करिए एटियोलॉजी इसकी क्या है कि स्ट्रेस इंक्रीज है, और करेक्टर क्या है, पोलीयूरिया जो हमें नजर आ रहा है। तो ये इसकी कुछ डायग्नोसिस है जो मैंने ऐड की हैं बीच में। आगे हमारे पास अब आ जाता है मैनेजमेंट के, हमने इसको मैनेज कैसे करना है। तो मैनेजमेंट हम लोग इसकी इतना 3 तरीके से कर सकते हैं, इधर हम पेशेंट को मेडिकेशन दे के करें, इधर हम उसकी डाइटरी मॉडिफिकेशन करें, या फिजिकल एक्टिविटी को हम थोड़ा आल्टर करके देख लें। जो हम लोग अभी डायबिटीज टाइप 1 में देख कर आए थे ना, उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग पेशेंट की डाइट को मॉडिफाई करेंगे और उसको हम लोग इंसुलिन थेरेपी देंगे। और जो हम लोग ने डायबिटीज टाइप 2 में देखा था, उसमें हमने कहा था कि हम उसको मेडिकेशन भी करेंगे और उसको हम लोग उसके जो उसके लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई करेंगे, और हम उसकी डाइट को भी करेंगे। तो इन्हीं चीजों को हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले कि हम उसकी डाइट में कौन कौन सी मॉडिफिकेशन लेके आ सकते हैं। अब ऐसा पेशेंट जो है अगर डायबिटीज का है, हमने कहा कि प्रोटीन की भी ब्रेकडाउन उसमें बहुत ज्यादा हो सकती है, तो इट्स मीन के बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी होना शुरू हो जाएगी। सो हम थोड़ी बहुत प्रोटीन उसकी डाइट में ऐड करेंगे। ऐसे पेशेंट की डाइट में हम लोगों ने सैचुरेटेड फैट नहीं ऐड करने, और अगर हम ऐसे पेशेंट की डाइट में कार्बोहाइड्रेट ऐड करेंगे ना, तो वो हम लोगों ने सिंपल कार्बोहाइड्रेट ऐड नहीं करने, हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऐड करेंगे। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऐड करने की रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ना, ब्रेक डाउन होके जो है उसको सिंपल में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा। सो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के लेवल को सो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है ये ग्लूकोज के लेवल को इतनी जल्दी इंक्रीज नहीं होने देंगे। सो अगर हमें उसकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ऐड करने हैं तो हम कॉम्प्लेक्स वाले करेंगे। सो ये 3 चीजें हमने प्रोटीन को लेके देख ली, फैट को लेके देख ली, और हम लोगों ने इसको कार्बोहाइड्रेट को लेके देख ली। अब हम लोगों ने ऐसे पेशेंट को कहना है कि जब वो डाइट ले रहा है अपने ग्लूकोज लेवल को भी रेगुलरली वो मॉनिटर करता जाए, ठीक है। अगर वो उसने एक्सरसाइज करनी है तो एक्सरसाइज करने से पहले जो है वो कार्बोहाइड्रेट के लेवल मतलब कार्बोहाइड्रेट वाली जो चीज है वो थोड़ी बहुत ले। ये इसलिए कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारी ग्लूकोज यूज होती है, ग्लूकोज यूज हो जाएगी, पेशेंट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में ना चला जाए, इसलिए एक्सरसाइज करने से पहले जो है वो थोड़ी बहुत जो है कोई मीठी चीज ले। और इसके अलावा जो है वो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करनी है हमने ओबीज क्लाइंट के जो पहले से ही ओबीज है, तो उसमें जो है हमने उसकी जो है कैलोरी की रिस्ट्रिक्शन करनी है, यानी कि उसको कैलोरी हमने कम प्रोवाइड करनी है। तो ये हो गया कि हम उसकी डाइट को मॉडिफाई करेंगे। आगे एक्सरसाइज। अब हम ऐसे पेशेंट को एक्सरसाइज के लिए एडवाइस तो करेंगे, लेकिन हम उसको क्या क्या कहेंगे। अब जो हमारे पास है बहुत सिंपल एक्सरसाइज जो होती है, हम उसको कह सकते हैं कि वो वॉक किया करे। सो वॉकिंग जो है ये सबसे बेस्ट और वेल टोलरेटेड एक्सरसाइज होगी। इसके अलावा हम उसको कह सकते हैं कि वो बाइसाइकिलिंग करे या स्विमिंग वगैरह, ठीक है। ये भी हमारे पास एक्सरसाइज हम उसको एडवाइस कर सकते हैं। या इसके और इसके साथ हमने जो एडवाइस करनी है ना वो ये चीज करनी है कि अगर एक दिन में जिस टाइम पे वो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, अगले दिन भी उसी टाइम पे एक्सरसाइज करें, अनप्लैंड एक्सरसाइज वगैरह ना करें। बिकॉज कि जो हमारे पास डायबिटीज टाइप 1 के पेशेंट होते हैं ना, वो इंसुलिन वगैरह ले रहे होते हैं। अब इंसुलिन जो है उसको हम लोगों ने टाइम टू टाइम लेना है। अब अगर हम लोग एक्सरसाइज अनप्लैंड कर लें और पीछे से ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो जाए, वो तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हमने उसको कहना है कि अनप्लैंड एक्सरसाइज ना करें, एक दिन में जिस टाइम की अगले दिन भी उसी टाइम करें। और इसके अलावा वो है पानी शानी और मीठी चीज कोई ना कोई एक्सरसाइज करने से पहले ले। और इसके अलावा ये लिखा हुआ है कि पेशेंट हैविंग हाई ग्लूकोज लेवल। अब एक पेशेंट है, अब उसने एक्सरसाइज करनी है और उसने पहले अपना ग्लूकोज लेवल चेक किया और वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट को तो हमने एडवाइस करना है कि अपना ग्लूकोज लेवल नॉर्मल पहले करे और उसके बाद जो है ना वो एक्सरसाइज की तरफ आए। बिकॉज की ग्लूकोज लेवल अगर पहले ही हाई है तो उसकी वजह से जो है बाद में ग्लूकोज लेवल एक्सरसाइज करने की वजह से उसका और हाई हो सकता है। सो ऐसे पेशेंट को कहना है कि वो थोड़ा वेट करे। आगे है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम लोगों ने कैसे करनी है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बेसिकली 2 चीजें आ जाएंगी, या तो हम उसको इंसुलिन थेरेपी देंगे, या हम लोग उसको ऐसी ड्रग देंगे जो इंसुलिन को इंक्रीज कर देंगी। वो हमारे पास होती है कि ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स हम पेशेंट को दें। अब इंसुलिन थेरेपी जो है मोस्टली हम लोग डायबिटीज टाइप 1 के पेशेंट्स को देते हैं, क्योंकि डायबिटीज टाइप 2 के पेशेंट्स को भी देते हैं लेकिन इन अ लेटर स्टेज।
तो हमारे पास इंसुलिन प्रेपरेशंस हमें रैपिड एक्टिंग इंसुलिन यानी कि ऐसी इंसुलिन दी कि जिसका ऑनसेट हमें जो है 10 to 15 मिनट्स में मिल जाए। ठीक है, ऑनसेट मीन कि उसका एक्शन जो है वो हमें 10 से 15 मिनट के अंदर ही नजर आना शुरू हो जाए, वो हमारे पास रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। आगे शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है कि जिसका ऑनसेट हमें जो है वो 30 मिनट के अंदर मिलता है। और इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन वो होती है कि जिसका ऑनसेट हमें 3 से 4 घंटे के अंदर मिलता है। और लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन जो होती है वो कि जिसका ऑनसेट जो है वो 6 से 8 घंटे के अंदर होता है, लेकिन इसका जो एक्टिंग का ड्यूरेशन होता है ना वो 20 से 30 घंटे तक होता है। मोस्टली जो है वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो है वो यूज की जाती है, जिसको रेगुलर इंसुलिन कहते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं कि हम शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट मिला के दे दें, रैपिड एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग मिला के दे दें। सो ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि आइदर वो कॉम्बिनेशन में दे रहा है या सिंगल में दे रहा है। अब हमने इस इंसुलिन डोजेज कैसे करनी है, स्टार्टिंग डोज कभी भी हम लोगों ने अगर पेशेंट को देनी है तो वो 0.5 यूनिट्स पर केजी पर डे से स्टार्ट करनी है। अब इससे ज्यादा की तरफ हम बाद में आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे, स्टार्टिंग हमारे पास लेवल ये होगा। अब अगर हाँ इंसुलिन पेशेंट ले रहा है तो उसको हम लोगों ने इसके अलावा जो है वो टीच ये करना है कि इंसुलिन की जो डोजेज उसको बताई गई है उसमें से 2/3 जो डोजेज है वो मॉर्निंग में लगाए और जो 1/3 डोजेज है वो इवनिंग में लगाए। ठीक है, ये इसलिए कि मॉर्निंग में एक्टिविटीज ज्यादा होती है, इवनिंग में काम होती है, सो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसकी डोजेज उसको बता देंगे। इसके अलावा जो है हमारे पास ये तो होती है कि डॉक्टर ने रिकमेंड की कि आपने डेली लगानी है तो इतनी डोजेज अब लें तो इतनी अब लें। अगर हमारे पास वैसे पेशेंट आ जाता है और उसका हमारे पास ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत इंक्रीज जा रहा है, उसकी बीएसआर हमें ज्यादा मिल रही है, तो उसमें अगर हमने पेशेंट को अभी हमने इंसुलिन लगानी है तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमने इसको इंसुलिन के इतने यूनिट लगाने हैं। वो मैंने स्लाइड के अंदर ऐड नहीं किया, लेकिन इसमें ये होता है कि हमारे पास पेशेंट की जितनी बीएसआर आएगी उसे हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जितनी बीएसआर आई 200 आई 200 अबव आई जितनी भी आएगी उसको हम लोगों ने 20 से डिवाइड कर लेना। 20 से डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें से हम लोग जो है वो 5 माइनस कर देंगे। 5 माइनस करने के बाद हमारे पास जितने यूनिट्स आएंगे उतने यूनिट्स इंसुलिन के हमने जो है ना वो पेशेंट को लगाने। नॉर्मली क्या होता है, हमारी जो एक इंसुलिन का यूनिट होता है वो 20 mg के बराबर होता है। अब जो हम लोगों ने डिवाइड किया ना बीएसआर को 20 से, तो वो बेसिकली हम ग्लूकोज के यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आएगी ना इंसुलिन का लेवल, उसमें से हम लोग जो हम 5 माइनस कर रहे हैं ना वो इस तरीके से हम 5 माइनस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक इंसुलिन का यूनिट 20 mg के बराबर है तो 5 इंसुलिन के यूनिट हमारे पास 100 mg के बराबर हो जाएंगे। और नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कितना होना चाहिए, 60 to 100। अगर इससे कम होगा तो पेशेंट तो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। सो ये जो हम लोग 5 माइनस कर रहे हैं ना वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज का लेवल वो ज्यादा ड्रॉप ना कर जाए। सो इससे ये एक फार्मूला है कि हमारे पास जितनी बीएसआर है उसे 20 से डिवाइड करें, 5 से माइनस करें, जितने यूनिट्स आए उतने पेशेंट को लगा दिए। ये मैंने बीच में ऐड नहीं किया, लेकिन ये है कि अभी हमारे पास पेशेंट आया और उसका ग्लूकोज लेवल इंक्रीज है और इंसुलिन की डोज देनी है तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। अब ये है ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स। ये हम मोस्टली ये सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज टाइप 2 के पेशेंट को देते हैं, डायबिटीज टाइप 1 के पेशेंट को हम लोग ये नहीं देते। इसमें हमारे पास आती है, ये क्लासिफिकेशन तो बहुत लेंथी थी, मैंने जस्ट लिख के इनका जो एक्शन है वो मैंने लिख दी है। ठीक है, अब इसमें सिक्रेटागोग्यूस, अब ये वाली जो मेडिसिन होती है ये क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर एंडोजीनियस इंसुलिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी। जो बिग्यूनाइट्स यानी कि मेटफॉर्मिन, मोस्ट इंपोर्टेंट ये है मेटफॉर्मिन, क्योंकि सबसे पहले जो डायबिटीज टाइप 2 के पेशेंट को रिकमेंड की जाती है ना वो ये मेटफॉर्मिन होती है। और ये भी इसलिए कि जो हमारे पास दूसरी ड्रग्स है ना, ये ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स, ये पेशेंट के वेट को फर्दर इंक्रीज करती है, लेकिन जो मेटफॉर्मिन है ये पेशेंट के जो वेट है उसको रिड्यूस करेगी। सो इसीलिए हम लोग ज्यादा रिकमेंड ये मेटफॉर्मिन करते हैं। इसमें क्या होगा, ये ओवरवेट पेशेंट जो होते हैं ना, जो मोस्ट ज्यादा ओबीज होते हैं, उनमें हम लोग ये ड्रग रिकमेंड करते हैं। और ये फर्स्ट ट्राइज होती है डायबिटीज टाइप 2 में। ये क्या करती है, प्लाज्मा के अंदर ग्लूकागोन और ग्लूकोज इन दोनों के लेवल को ये कम करेगी। और इसके अलावा जो है पेशेंट जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ होते हैं उनके अंदर जो है वो एंडोजीनस इंसुलिन की प्रोडक्शन को ये बढ़ा देगी। तो ये है पेशेंट के जो इसके अलावा जो है फैट की डेपोजिशन उसको कम करेगी, ये इसका रोल है। आगे है थायाजोलिडाइनिडायोन्स, ये क्या करते हैं, जो टिश्यू का रिस्पॉन्स होता है कि वो ग्लूकोज अपटेक को इंक्रीज करे, ये उस रिस्पॉन्स को इंक्रीज करेंगे, सो सेल जो है वो ग्लूकोज लेंगे, तो इसकी वजह से जो हाइपरग्लाइसीमिया है ना वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। एक्जिनाटाइड, ये जो ड्रग्स हैं ये क्या करती हैं,
ये जो हमारा स्टमक है गैस्ट्रिक एम्पटी को कम कर देंगी, हमें भूख कम लगेगी, हम खाना कम खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स कम जाएंगे, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा। आगे अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स ये क्या करते हैं, मैंने बताया था कि हम अगर इस पेशेंट की डाइट मैनेज कर रहे हैं तो हमने अगर पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट देने हैं तो कॉम्प्लेक्स देंगे। सो इनका काम यही होता है कि अगर हमने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लिए तो वो कॉम्प्लेक्स ने जो सिंपल में कन्वर्ट होना है ना उसकी कन्वर्जन को इनहिबिट कर देंगे, कन्वर्जन इनहिबिट देन उसकी जो है अब्जॉर्प्शन भी डिलेड हो जाएगी, ये इनका काम है। आगे है प्रेमलिनटाइड, ये क्या करते हैं, ये ग्लाइसीमिक कंट्रोल करते हैं कि ज्यादा हाइपरग्लाइसीमिया ना हो। सो ये डिफरेंट मेडिकेशन थी, ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करता है कि हम इसको क्या देंगे। लेकिन अगर हम लोग इसकी थेरेपी डिटरमाइन करें तो सबसे पहले जो है ये मेटफॉर्मिन रिकमेंड की जाती है। फिर अगर इसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और पेशेंट को दोबारा से और ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं साइन सिम्टम डायबिटीज के, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसके साथ हम लोग कोई भी दूसरी ड्रग मिला के दे दें, फिर रिस्पॉन्स चेक करें और फिर भी उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आ रहा तो फिर ओरल एंटी डायबिटिक के साथ हम कोई इंसुलिन थेरेपी साथ स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, कोई हम लोगों ने साथ इंसुलिन थेरेपी जैसे कि अभी पीछे हम लोग रेगुलर पढ़ गए हैं, शॉर्ट एक्टिंग पढ़ गए हैं, लॉन्ग एक्टिंग, उनमें से कोई एक जो है वो हम इसके साथ ऐड करवा देंगे। सो ये थी हमारे पास डाइट मैनेजमेंट एक्सरसाइज के थ्रू और हमारे पास फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट थी। आगे है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट ये बीएसएन के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, ठीक है, इसलिए कि ये भी आती होती है। अब इसमें क्या है कि थोड़ी बहुत उससे डिफरेंस है बिकॉज की जो एक नर्स है उसने तो पेशेंट के पास रहना है, उसने उसको हेड टू टू केयर प्रोवाइड करनी है। अब उसमें जो एक नर्स का काम है वो क्या क्या है, वो ये है कि सबसे मेजर जो काम है वो ये है कि उसने क्लाइंट को टीच करना है। टीच किस किस चीज के बारे में, न्यूट्रिशनल थेरेपी के बारे में उसने उसको बताना है क्या लेना है क्या नहीं लेना और कैसे अपनी डाइट मैनेज करनी है। एक्सरसाइज के बारे में कि कौन सी एक्सरसाइज कब और कैसे करनी है। फिर उसको मॉनिटरिंग के बारे में बताना है कि अगर उसने सेल्फ मॉनिटरिंग ग्लूकोज की करनी है तो वो किस तरीके से और क्या क्या चीजें देखेगा। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी के बारे में कि कौन सी ड्रग कितने बजे और किस तरीके से लेनी है और इसके अलावा डिजीज के बारे में उसको एजुकेट करना है ताकि वो इग्नोरेंस शो ना करे, उसे पता हो कि ये डिजीज क्या है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, ताकि वो अपनी सेहत को लेके जो है ना वो कम से कम सोचे और इसकी मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दे। सो ये पांच चीजें हैं जिसके बारे में जो है नर्स ने उसको टीच करना है। इसके अलावा फॉलो थेरेप्यूटिक रेजिमेंट, जो नर्स है जो जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है पेशेंट को लगाने के लिए वो लगाएगी, उसके जो उसको एक रेजिमेंट दिया गया उसको फॉलो करेगी, उसके इनटेक आउटपुट को देखेगी, उसके वाइटल साइंस लेगी। और इसके अलावा जो है अब हम लोगों ने पीछे देखा था ना ड्राइनेस हो सकती है या नहीं, तो ये हमारे पास नर्स का काम होता है कि उसने एक तो ये उस पेशेंट को बेड सोर्स नहीं होने देने और इसके अलावा उसने उसका स्किन टर्गर चेक करना है कि ज्यादा ड्राइनेस तो नहीं जा रही। ठीक है, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में भी, क्योंकि अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड होता है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन देख के भी पता चल जाता है कि पेशेंट वाकई डिहाइड्रेटेड है। सो इस चीज को भी उसने असेस करना है और इसके अलावा उसने पेशेंट को कहना है कि अपना फ्लूइड इनटेक जो है वो ज्यादा करे। ठीक है, अगर उसको ये वाले साइन सिम्टम पेशेंट में नजर आ रहे हैं तो उसको बताएगी कि अपना फ्लूइड इनटेक जो है वो इंक्रीज करे। इसके अलावा पेशेंट को असेस करना है कि उसको पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया तो नहीं हो रहा और उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलरली मॉनिटर करते रहना है, स्किन इंटीग्रिटी देखनी है, क्लाइंट को नॉलेज प्रोवाइड करना है और इसके अलावा उसको इंसुलिन अगर उसने खुद एडमिनिस्टर करनी है तो वो किस तरीके से करेगा उसके बारे में उसको गाइड करना है। तो ये सारी चीजें नर्सिंग मैनेजमेंट में आ जाएंगी। अब हम लोगों ने इसमें क्या क्या देख लिया, नॉर्मल मैकेनिज्म देख लिया, डायबिटीज की डिफाइन देख ली, इसमें हमारे पास नॉर्मल रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ग्लूकोज के लेवल को कैसे डिटरमाइन करेंगे, टाइप्स देख ली, टाइप्स का डिफरेंस देख लिया, इसकी पैथोफिजियोलॉजी हम लोगों ने देख ली, इसके रिस्क फैक्टर हम लोगों ने देखे, इसके साइन सिम्टम्स हम लोगों ने देखे, इसकी कॉम्प्लिकेशंस देखी और इसकी मैनेजमेंट देखी, इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस और नर्सिंग मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हम लोगों ने डायबिटीज की कवर कर ली है। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है जो चीज समझ में नहीं आई। क्वेश्चन कोई किसी का? लगता है सब सबको समझ आ मैम। गई। मैम। जी, मैम, ये जो मेटफॉर्मिन का थर्ड वाला है कि रिड्यूस एंडोजेनस इंसुलिन प्रोडक्शन, इसका क्या फायदा होगा? एक मिनट, किस वाले का? मेटफॉर्मिन का जो है ना,
पेशेंट विद इंसुलिन रेजिस्टेंट रिड्यूस एंडोजीनस इंसुलिन प्रोडक्शन। मैं बताती हूँ, हमने कहा था जो इंसुलिन होती है वो फैट की ब्रेक डाउन नहीं होने देती, यही पढ़ा था ना हम लोगों ने कि जो इंसुलिन है वो फैट की ब्रेक डाउन नहीं होगी। अब एक पेशेंट जो है वो पहले ही बहुत ओबीज है और इंसुलिन क्या करती है, इसका एक रोल ये भी है कि फैट की प्रोडक्शन में को इनहेंस करती है, बिकॉज के जो एडिपोज टिश्यू है उनके अंदर ये ग्लूकोज को भेजेगी और फैटी एसिड की प्रोडक्शन को मतलब इंक्रीज करेगी जो एडिपोज टिश्यू है। अब मैंने कहा था कि ये हम उन पेशेंट्स को देते हैं जो ओबीज होते हैं, क्योंकि ये इनके अंदर फर्दर ओबेसिटी क्रिएट नहीं करती है। जब इंसुलिन का लेवल बीच में एंडोजीनस इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो कम होगी, तो इट्स मीन कि अंदर फैट जो है उसकी डेपोजिशन फर्दर नहीं होने देगी। तो ये इसका रोल था कि जो बाकी से डिफरेंट है मेटफॉर्मिन का, इसलिए हमने इसको कहा है मैम कि दोबारा बोलिएगा कि ये फैट की रिडक्शन नहीं होने देती कि होने देती है? देखो इंसुलिन तो पहले ही रेजिस्टेंट है और फर्दर इनको अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन होगी तो वो तो बस उस पेशेंट के अंदर फैट को ही इंक्रीज करती जाएगी ना, और वो पेशेंट जो पहले ही ओबीज है वो ज्यादा ओवरवेट होना शुरू हो जाएगा। मैम इंसुलिन है तो सही सही है मैम, सही। ठीक है, इसके साथ फिर हम खाली ये नहीं ना देंगे, फर्दर दूसरी थेरेपी भी तो देंगे ना उस पेशेंट को, सिर्फ एक ड्रग पे नहीं हम उसको रखेंगे। तो इससे जो कमी हो रही है ना वो दूसरी ड्रग पूरी करेगी। यस मैम। इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन में देते हैं, क्योंकि कोई भी ड्रग है उसका साइड इफेक्ट भी तो है कुछ ना कुछ। और वैसे मेटफॉर्मिन की एक और बात ये है कि जो हमारे पास पेशेंट होती है ना पीसीओएस, ठीक है ना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के साथ, हम उस पेशेंट को भी ये मेटफॉर्मिन देते हैं। और किसी का क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन है कि मीटिंग एंड करें? चलें ठीक है, फिर हम अपनी मीटिंग एंड करते हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी। मैम फिर मीटिंग एंड कर दूं? जी 0 बार मीटिंग एंड कर दी। ओके मैम।